चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की आखिरी कक्षा इस बैच की, जिसमें कि हम आज पूरे सिलेबस को जो है ख़त्म कर देंगे। अरे आंखें नम क्यों कर रहे हो? सिलेबस ही ख़त्म हो रहा है, साथ थोड़ी है ना। चलो तो लेट अस स्टार्ट। गुड इवनिंग विष्णुकांत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑफिस में हो क्या शाश्वत भाई? ऑफिस में काम कर रहे, कोई बॉस नहीं है इसलिए मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। समझ गए, वो तो आधी बात सुन के ही कि बॉस नहीं है तो। चलो। हम लोग वुमेन्स डे पे एक छोटा सा वो रख रहे हैं, प्रोग्राम रख रहे हैं इन द फास्ट ट्रैक बैच। तो द प्रोग्राम इज basically a kind of game. So the game is कि since it's a Women's Day on 8th of March, यानी कि परसों, so all the men's in the class they are required to compliment the girls in the class. तो हर एक बॉय को एक गर्ल के लिए कॉम्प्लीमेंट देना होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द फास्ट ट्रैक बैच। और जो गर्ल्स होंगी दे विल कॉम्प्लीमेंट मी। ओके, सो दिस वे वी आर गोना सेलिब्रेट द वुमेन्स डे ऑनलाइन। सो इफ एनीवन वुड लाइक टू पार्टिसिपेट और टेक मजे, हमें बुलाओ। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। तो डू लेट मी नो। आप मुझे बताना दैट यू आर इंटरेस्टेड इन वुमेन्स डे ऑनलाइन सेलिब्रेशन। ठीक है, फुल्ली इंटरेस्टेड। तो मैम आप तो प्रयागराज में होगे। नहीं, दैट इज ऑन द नेक्स्ट वीकेंड। मैम मेंस डे कब है? कौन सा डे? मेंस कौन सा डे? बॉयज। कौन मेंस सा डे। डे? कौन सा डे? देखो मेरे को तो दो ही पता है, विमेंस डे, चिल्ड्रंस डे। बात खत्म। तुम चिल्ड्रन में आते हो सारे के सारे, ठीक है। खत्म। इतनी सुलगती है ना, मतलब कि विमेंस डे है, मेंस डे, ओहो। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो हम जो है आज लास्ट लेक्चर है हमारा, तो एक बारी रिकैप मैं आपको करा देती हूँ दैट दिस इज द माइंड मैप जो कि मैंने आपको बनवाया था इस चैप्टर का। होप यू रिमेम्बर। वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स एक्सेप्ट टॉपिक नंबर 3 विच इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड हमने यहाँ पर ये वाला टॉपिक जो है वो बस छोड़ा था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल बस बाकी सारा हमारा हो चुका है, एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड। आई होप कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। और प्रणव तो इतना अच्छा बच्चा है, 4 बजे से लगा हुआ है पढ़ने से। इतना अच्छा बच्चा है प्रणव, 4 बजे से पढ़ रहा है ना प्रणव? नहीं, तो कौन 4 बजे पढ़ेगा? तक पढ़ा था। तो कौन 4 पढ़ेगा? बजे तक पढ़ा था, उसके बाद फिर ब्रेक लिया, फिर अभी बैठा हूँ। 4 बजे तक पढ़ा था, ओके ओके ओके, फिर ठीक है, तो समहाउ आई एम राइट। चलो ठीक है, डन। तो जसप्रीत, क्योंकि हमारे रेगुलर बैच में गर्ल्स थोड़ी कम है, तो क्या बोलते हैं, अभी मान लो हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वुड यू बी लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दैट वुमेन्स डे ऑनलाइन सेलिब्रेशन? यस मैम। चलो ठीक है, डन। तो अगर आप लोगों के बैच में सेलिब्रेट होता तो आप लोग किसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं वैसे? आपको 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 देयर इज ओनली बॉयज? वन वुमन नहीं, हियर। बॉयज नो को। नो नो। बॉयज को गर्ल्स को करना है, मैम तो गर्ल्स मेरे को फिर आई एम नॉट करेंगी। इंटरेस्टेड। नो, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ हाँ, तेरे तो पट गई है ना फोन पे, व्हाई वुड यू बी इंटरेस्टेड? हाँ, गॉट योर पॉइंट। चलो ठीक है, तो आई विल गिव यू द एंट्री इन द बैच एंड वी विल सेलिब्रेट द वुमेन्स डे ऑनलाइन, ठीक है। तो लेट्स हैव सम फन आल्सो टुडे, योर बैच इज गोना एंड, तो मजे करेंगे, ठीक है। वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेट्स टुगेदर सेलिब्रेट द वुमेन्स डे। मैम उसमें मैम कॉम्प्लीमेंट देना किसको है? मतलब फास्ट लड़कियों ट्रैक को। वाली लड़कियों वही को तो या समझ जो में नहीं आ लड़के रहा। होंगे वो मिलता तो है लड़कियों नहीं को कोई। कॉम्प्लीमेंट देंगे, लड़कियां मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे। दिस इज द होल थीम ऑफ द थिंग। एंड सेकेंडली, गर्ल्स और बॉयज का हमने डिसाइड किया है कपड़ों का। गर्ल्स दे आर गोना वेयर पिंक और रेड, ठीक है। बॉयज दे आर गोना वेयर ब्लू।
But if the boy supports women, okay, if you're supporting a women, okay, so you feel कि नहीं हमें women को support करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए. If you have a positive attitude towards the women, then you also have to wear pink or red, so as to showcase कि आप women को support करते हैं. तो this is all the vibe of that Women's Day. तो I hope कि आपको मजा आएगा. ठीक है. रेड ब्लू कुछ नहीं है, मैं व्हाइट पहन के आ जाओ. शालिनी ने कुछ मैसेज किया है प्रत्युष के लिए. मैम प्रत्युष को फास्ट ट्रैक वाली गर्ल्स में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है. शालिनी मुझे तो नहीं पता है, बाकी तुम्हें ज्यादा पता होगा. आई एम नॉट अवेयर. चलिए मैम तो हाँ. लेकिन वो फास्ट ट्रैक वाला जो है ना, तो क्योंकि उस पे तो हम लोग किसी को पहचानते नहीं है, हमारे क्लास की सारी लड़कियों को बुला लो उसमें, मैं हम तो लोग सबको इनको बुलाती हूँ. कॉम्प्लीमेंट देखो देंगे. जसप्रीत भी आएगी, इंद्रजीत भी आएगी, शालिनी तो आएगी आएगी. ठीक है. तो जितने भी हमारी गर्ल्स हैं सबको इनविटेशन तो मैं भेज दूंगी, पर मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछ लूँ कि आप लोग खेलना चाहते हो, थोड़ा सा मस्ती करना चाहते हो कि नहीं, ताकि थोड़ा हाँ सा बिल्कुल एक बिल्कुल. एंटरटेनमेंट सा हो जाए. काफी दिन हो गए हैं हमने करा नहीं है, तो घर बैठे विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम. दिस वे वी आर गोना सेलिब्रेट. सो मेक श्योर कि आप अपने कपड़े अकॉर्डिंगली पहन के आए, बिकॉज जैसे हल्दी में येलो पहनते हैं, मेहंदी में मेहंदी का कलर ग्रीन पहनते हैं, सिमिलरली विमेंस डे पे आपको ब्लू पहनना है, और अगर आप विमेन को सपोर्ट करते हैं तो आपको रेड या फिर पिंक पहनना है. ठीक है. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे कपड़े ब्लू और हल्का सा यहाँ रेड का टैग लगा हुआ है कि भैया मैं इतना ही सपोर्ट करता हूँ तो मैं इतना ही लगा हुआ है. ऐसा मत करके आना. पिंक मीन्स पिंक, ओके. रेड मीन्स रेड, ओके. अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जो है अपनी वॉल को पीछे पिंक कर दिखा सकते हैं, एक वॉलपेपर पिंक लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं. दिस वे यू कैन शोकेस योर सपोर्ट टुवर्ड्स द वुमेन. ओके. चलो. मुझे लगा कह रहे हो कुछ नहीं है तो बनियान पहन के आ जाना. ये पता नहीं मेक अजम्पशंस वेयरएवर नेसेसरी होता है. ये तो तुमने जहां मर्जी वहीं अजम्पशन लगा दी. ओके. और गर्ल्स तो हमारी रेड और पिंक पहन के आएंगी तो परसों ऑल्सो आई एम गोना वेयर रेड एंड पिंक. ओ वाओ. चलो. ओके. तो लास्ट टॉपिक लेके चलते हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. ओ माय गॉड. सो दिस टॉपिक इज अगेन अ बूम. व्हाई दिस इज अ न्यू टॉपिक? यानी कि ये पुराने सिलेबस में नहीं था और न्यू सिलेबस में है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं. सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद द ऐसा टॉपिक जहां पर कि आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक है वो न्यूली एडेड है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट from the examination perspective, very important. I am saying if it is very important then सोचो कि very important क्या है. और जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये वाले लेक्चर के अंदर SPM important हो गया बिकॉज नया आया है. मैककिंजे का 7S मॉडल इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो नया आया है. एंड सिमिलरली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नया आया है तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आपका 5 नंबर का आ जाएगा. तो अगर आप मेरी इंट्यूटिव पावर्स को सुनते हो, समझते हो और एग्री करते हो, तो चाहे वो मई 24 का अटेम्प्ट हो, चाहे वो दिसंबर का अटेम्प्ट हो, नवंबर का अटेम्प्ट हो, उन दोनों ही अटेम्प्ट्स में ये तीनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक तो बनता ही है. किसका? डिस्क्रिप्टिव का. तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट by learning it and second by writing it. If I am saying some topics are important relatively, then you must at least write once at home. आप सोचते हो कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हो बस, पर लिख के नहीं देखते हो. तो जो मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ क्लास के अंदर, और आपको पता ही कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट दे भी देते हैं. बच्चे भी आजकल सर्कुलेट करते रहते हैं चीज़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. तो आप लोग उसको भी देखिए, और जो टॉपिक उसमें लिखा हुआ मिल जाए आपको इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो कि आज आपको उस पर लिखना है. एक बार आंसर फ्रेमिंग करना चालू कीजिए. ठीक है. एंड अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाइए बिकॉज नाउ द सिलेबस हैज बीन ओवर नाउ. तो आप लोग एक्टिव हो जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके. तो वी आर स्टार्टिंग विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. आपको पता है कि आपने अभी अभी जस्ट इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेटेजिक चेंज, है ना. तो चेंज का मतलब क्या होता है? पुराना गया नया आया, राइट. तो वही चेंज को उसने ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड बोल दिया. क्या बोल दिया? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना. जैसे कि एक लड़की होती है, फिर उसे पार्लर भेज देते हैं और वो ट्रांसफॉर्म होके आ जाती है, फिर पहचान में भी नहीं आती,
है ना। सो मेरी मेरी मासी की बेटी की शादी थी, मैं पार्लर गई तैयार होने के लिए। आई वाज आई गेस इन 11th और 12th और सो। तो साड़ी पहन के आई, फर्स्ट टाइम आई वोर साड़ी एंड बहुत हैवी मेकअप कर दिया मैंने, कतई वाला हैवी मेकअप कर दिया। मेरे मामा मुझे लेने के लिए आए और मैं बाहर निकली, मेरी दीदी ब्राइड थी, तो मैं बाहर निकली, मैंने कहा हाँ चलते हैं मामा, बस दीदी तैयार हो गई चलते हैं। तो मेरे मामा मुझे कहते हैं कि हाँ अंदर सोनाली भी होगी, उसको बोल देना वो भी आ जाए। मैं इतनी चेंज हो गई, इतनी चेंज हो गई कि मामा ही को पहचान में नहीं आई कतई। Okay, so this was a joke, but you have to understand the change. What I meant to say is a drastic change. It is not कि आपने मतलब लाइनर लगाया और लिपस्टिक लगाई इसको मैं चेंज बोल दूंगा। चेंज का मतलब एक लेवल का चेंज होना जाता है, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि हमारा चेंज। अब अगर मैं उसके आगे वर्ड लगा दूं क्या, डिजिटल, तो यानी कि इट डिपेक्ट्स दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज डिजिटलाइज, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चीजों को डिजिटलाइज कर रहे हैं। डिजिटलाइज का मतलब क्या है, उसको कहीं ना कहीं यूजिंग ऑफ ऑनलाइन लेके जा टेक्नोलॉजी। रहे हैं। जैसे आप और मैं, कोई बच्चा है क्लास में ऐसा जिसने कैश पेमेंट करी है कोई क्लास का बच्चा जिसने कैश पेमेंट करी है कोई, नहीं ना। और 5 साल पहले पूछते तो मेरा सारा कैश में ही काम होता था, समझ रहे हो। तो क्या पेमेंट प्रोसेस डिजिटलाइज नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। आपने जो खरीदा है, क्या वो आके सब्जी की तरह मेरे से खरीदा है कि मैडम लो एक काम करो, एक कामयाबी बैच देना, एक हैंडमेड नोट्स निकाल दो जरा बढ़िया से, ऐसा कुछ करा क्या, नहीं। आपने कैसे खरीदा, ऑनलाइन डिजिटली खरीदा। सो दिस इज व्हाट द डिजिटलाइजेशन इज। तो मुझे बताओ, जैसे ही आपके मन में डिजिटल वर्ड आता है तो क्या आपके दिल से, दिल और जहां से, क्या आपके मन से, बिल्कुल तन मन धन से, क्या टेक्नोलॉजी वर्ड नहीं आता होगा। भाई डिजिटल लेके जा रहे हैं तो एक वर्ड टेक्नोलॉजी तो आता होगा, एग्री करते हो इस बात से, बोलो हाँ कि ना। एंड मैंने आपको यस मैम। बोला द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट दैट सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यानी कि दैट इज अ ह्यूज लेवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि बहुत अच्छा खासा क्या आया है, चेंज आया है। अब टीचिंग का ही लगा लो, मैं कभी रिंग लाइट लगा के, ऐसा कैमरा लगा के, माइक लगा के कभी पढ़ा है जीवन में, नहीं। जब से मैंने ये हेडफोन्स लगाना चालू करे हैं, मैंने अपने इयरिंग पहनना भूल गई हूँ। कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। पहले मैं क्लासरूम में जाके इयरिंग रोज चमकाती थी अपने नए नए, और अब देखो हेडफोन लगाने पड़ते हैं तो इयरिंग नहीं पहन सकते बिकॉज दर्द करता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। चलो जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पर आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज बेटा टेक्नोलॉजी एंड सेकंड वन इज ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। बोलो यस और नो। चलो अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मुझे ट्रांसफॉर्म करनी है, अगर मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डोंट यू थिंक जो ये मेरे मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो ये अप्रूव कर दे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर मान लो मैं ही मना कर दूं कि नहीं भैया हम तो जी कैश ही पेमेंट लेंगे, हम ऑनलाइन ले ही नहीं रहे, तो बताओ क्या मेरा स्टाफ या मेरे जो बाकी लेवल्स होती मैनेजमेंट है वो मेरे से अलग होकर चले जाएंगे क्या, नहीं ना। यानी कि जो लोग कंपनी को चला रहे हैं तो पहले तो उनके मन में ही आना चाहिए, तो यानी कि पहले उनका मन चेंज होगा, यस और नो, और फिर जाके क्या कोई चेंज आएगा। दैट इज व्हाट द टॉपिक सेज, यानी कि यू हैव टू चेंज द मैनेजमेंट, समझो, इन ऑर्डर टू चेंज, इन ऑर्डर टू चेंज, समझे, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म। यानी कि मैनेजमेंट को की सोच को बदलना पड़ेगा, मैनेजमेंट को पहले बताना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या चीजें हैं। प्लस 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 ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिरकार आया ही क्यों था, एनी गेसेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन आया ही क्यों था या मैम लाया ही नीड ऑफ क्यों द जाए। टाइम, इट्स द नीड ऑफ द टाइम। ओके, नीड ऑफ द टाइम, वेरी गुड। और अब मेरा हाँ, स्टूडेंट है वो कहता है कि मैम environment। मैं तो आके आपको दिल्ली में थोड़ी ना कैश पे करूंगा, है ना। तो मेरे कस्टमर्स ने मेरे को बोलना चालू किया, कस्टमर्स की वजह से मुझे चेंज करना पड़ा, मेरे मेरे जो काम करने का पैटर्न था उसमें चेंज करना पड़ा। तो क्या मैं एक वर्ड लिख सकती हूँ कि भैया मेरे स्टेक होल्डर्स की नीड जो हो थी वो चेंज हो रही थी। स्टेक होल्डर्स यानी कि जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, उनकी नीड चेंज हो रही थी। पहले मैं इवन स्टार्टिंग में मैं सिर्फ जूम पे लाइव पढ़ाती थी, ठीक है, देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ बैकअप, ठीक है, नो ऑप्शन ऑफ बैकअप, क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चा डिसिप्लिन रहे, वो क्लास में आए पढ़े।
बैकअप के चक्कर में बच्चा कहीं ना कहीं इनडिसिप्लिन हो जाता है, चल कोई बात नहीं कल क्लास देख लूंगा। तो मैं चाहती थी कि नहीं डिसिप्लिन रहे, बट फिर क्या हुआ, फिर जब बच्चों ने देखा कि यार एक आधी क्लास तो छूट ही जाती है, एक आधी क्लास से इंसान बीमार पड़ जाता है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, मैम उस टाइम पे क्या करे। अब ए बच्चा है, ए को दिक्कत आई 5वीं क्लास में, बी को दिक्कत आई 6ठी क्लास में, सी को दिक्कत आई दूसरी क्लास में, बेचारा बीमार पड़ गया। तो ऐसे करके मैंने कहा मैं कितनी क्लासेस जो है वो बच्चों को एमी दे दूं। तो फिर लगा कि नहीं यूट्यूब पे नहीं करके बैकअप करना चाहिए। तो डोंट यू थिंक हमें ट्रांसफॉर्म किया एज पर द स्टेक होल्डर्स? अग्री करते हो इस चीज से? तो स्टेक होल्डर्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनकी नीड के लिए, उनकी वांट्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यानी कि अगर मुझे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लिखना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा, एक क्या है बेटा, प्रोसेस है, प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है बताओ, क्या लाते हैं हम इससे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं। क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। बताओ कैसे लाते हैं, बताओ कैसे लाते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, वी यूज टेक्नोलॉजी। और क्यों लाते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए। वेरी गुड, फॉर स्टेक होल्डर, शॉर्ट में लिख, डन, याद हो गया। 1 मिनट दे रही हूँ फटाफट से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है मेरे साथ, इट इज अ प्रोसेस। ओके, क्या लाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चेंज। चेंज। क्या इस्तेमाल करना पड़ता है हमारे को, टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजीज किसके लिए लाया जाता है, स्टेक होल्डर्स के होल्डर्स लिए। स्टेक होल्डर्स के एग्जाम्पल तो दे दोगे ना, एम्प्लॉयज भी हो सकता है। मान लो कल को सुनो, मान लो मैंने बोला कि नहीं, अब मैंने कहा अकाउंटिंग जो है ना मैनुअली करो, खुद लिखो बैठ के। एम्प्लॉय कह रहा है मैडम भैया, समझ रहे हो मैडम, 700-800 बच्चा पढ़ा रहा है, कह रहे हैं अकाउंटिंग मैनुअली, मैडम प्लीज एक सॉफ्टवेयर ले लो मैडम। तो ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराएगा, समझ रहे हो, कि खाली कस्टमर के लिए होता है, हर एक स्टेक होल्डर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। अग्री करते हो अभी? तो स्टेक होल्डर के 2-4 नाम लिख दोगे जो कि हमें पहले से पता है कौन कौन से है, धड़ाधड़ लिख देना। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई भी सवाल आता है तो क्या लिखना मैंडेटरी है, ये वाली लाइन लिखनी मैंडेटरी है। क्या है लाइन, दोबारा बोलो, इट इज अ प्रोसेस। तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में क्या लाता है, चेंज लाता है। कैसे लाते हैं, यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। किसके लिए लाते हैं, फॉर दी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं, फॉर द स्टेक होल्डर। ठीक है, डन 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 डन। चलो अब बताओ, मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट वुड बी, वी नीड टू चेंज मैनेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग द चेंज, राइट, चेंज द मैनेजमेंट फॉर ब्रिंगिंग द। अब आपको याद होगा पहला दिन, पहला वो दिन जब आपने कामयाबी बैच में नया नया कदम रखा था और मैंने आपसे कहा था कि मैनेजमेंट के 2 मतलब होते हैं, एक तो की मैनेजरियल पर्सन और दूसरा क्या होता है, मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ, 5 मेंबर है ना। तो एक तो प्लानिंग। प्रोसेस हो गया और एक हो गया हमारा केएमपीज, याद आ गया। तो यानी कि यहाँ पर भी मैनेजमेंट दोनों है, यानी कि तो काम करने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, प्रोसेस भी चेंज करना पड़ेगा, और केएमपीज के थॉट प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो, प्रोसेस को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो जब तक आप मैनेजमेंट को चेंज नहीं करोगे तो आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो मैं क्लास को ऑनलाइन कर रही हूँ तो क्या मैं प्लानिंग उस अकॉर्डिंग नहीं करूंगी। मान लो मैं आपकी 1 डे रिविजन की क्लास करती हूँ, मैं फेस टू फेस करती हूँ, तो क्या मैं उस अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं करूंगी। तो जब आप कोई चेंज लाना चाहते हो तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंप्लीमेंटिंग जो भी है सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो याद रखोगे मेन पॉइंट क्या है, चेंज मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट में दोनों चीजें क्या होंगी बेटा, चेंज होगी। डन 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 डन। तो बेटा जी ये वाला जो पॉइंट है फर्स्ट वाला, कोई भी क्वेश्चन आता है आप लिखोगे, सेकेंड वाला पॉइंट याद हो जाए तो बेहतरीन। डन 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 डन। चले आगे, यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं कि हमारे को इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखिए बेटा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम लोगों को
सबसे पहला टॉपिक जो बेटा पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेस्ट 5 practices. Second is how to manage change. How to manage change. ये लिख लीजिए, क्वेश्चन इसी में से कोई ना कोई आएगा, दो ही हैं ये। मैंने एक्चुअली अच्छा गलती कर, स्टार्टिंग में वो कॉन्सेप्ट लिखना भूल गया, तभी कौन मैं गलत किया। एक सेकेंड बेटा, इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, है ना। तो इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट इज, या तो एग्जाम में क्वेश्चन बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस पे आएगा या फिर हाउ टू मैनेज चेंज पर आएगा। ठीक है, एग्जाम में या तो क्वेश्चन बेस्ट 5 प्रैक्टिस पे आएगा या तो हाउ टू मैनेज चेंज पे आएगा। बेस्ट 5 प्रैक्टिस क्या है, चेंज क्या है, मैं बताऊंगी, बट आपको ये बता रही हूँ कि दोनों क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव नेचर के आएंगे और दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आएगा। जो मैंने आपको लाइन याद कराई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो मीनिंग याद कराया है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या है बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस। सुनिएगा, हमने कहा कि हमारे को क्या लेके आना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मोदी जी आए, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग क्या है, यूपीआई पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चालू करेंगे, हम चीज़ों को ऑनलाइन लेके जाना चालू करेंगे। सो ही वाज हैविंग इन हिज माइंड कि हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है तो वो मुझसे आके पूछता है कि मैम मेरे को ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है, क्या आपके पास कोई 5 बेस्ट तरीके हैं जिससे ट्रांसफॉर्मेशन लोग लेके आते हो। समझ रहे हो, बेस्ट 5 प्रैक्टिस है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको वो बोलूं बेटा चाय बना लो, ठीक है, आपको नहीं आती चाय बनानी, अब मेरे पास आए, आपने मुझे बोला मैम एक बात मैं आपसे पूछूं कि चाय तो पहले से बनती आ रही है, तो आप मुझे चाय बनाने का बेस्ट कोई 5 मेथड है चाय बनाने के, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं कर लूंगी। समझ रहे हो, बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस, लोग चेंज कैसे लेकर आते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें करते हैं चेंज लाने के लिए, बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या क्या चीजें करते हैं चेंज लाने के लिए लोग नॉर्मली। इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने के लिए भी वर्ड आपको मिलेगा प्रैक्टिस। क्या वर्ड मिलेगा आपको, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस वर्ड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं लगेगा, अगर प्रैक्टिस वर्ड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं लगेगा। सबसे पहला क्या कहा भाई, देखो ऐसा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आओ, अगर तुमने ये मैनेजमेंट के लोगों का थॉट प्रोसेस ही चेंज नहीं किया तो तुम कोई चेंज नहीं ला सकते हो। तो यही चीज हमारे दुनिया में होती भी आई है, यानी कि बिगिन फ्रॉम द टॉप, यानी कि टॉप से जो है चालू करो, लोगों को बताओ, जो कंपनी के सीईओ हैं, सीएफओ हैं, उनके थॉट प्रोसेस को पहले जो है चेंज करो। वो सोचो, वो कंपनी के बारे में सोचते हैं, वो विजन मिशन तैयार करते हैं, उनकी विजन मिशन ट्रांसफर स्टेटमेंट्स चेंज होंगी, पहले उनसे बात करो, बिगिन फ्रॉम दी टॉप। डन, तो हमने चेंज मैनेजमेंट कर दिया, यानी कि ऊपर बैठे लोगों को भी क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब हम चेंज लेके आना चाहते हैं, मैंने कहा चेंज लेकर आओ। अरे भैया चेंज कोई मोदी जी से पूछा, भाई साहब करना क्या चाहते हो, आप यूपीआई लेके आना चाह रहे हो पर करना क्या चाहते हो, मुझे बताओ तो रीजन क्या है। तो मोदी जी ने मुझे बताया, क्या बताया कि मैडम मैं डिजिटलाइजेशन इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि जो ये नंबर 2 की चीजें हैं ना जो होती आई हैं, ये अब क्या हो जाए, कम हो जाए। तो समझ में आया कि जो चेंज वो लेने के आना चाहते हैं वो क्या है, एक नेसेसरी चेंज है। एक समझ में आता है कि हाँ ये कोई इंसान जो चेंज लेके आना चाहते हैं, ये कोई सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है कि बस हाँ चलो करने का था कर दिया, बट इससे एक सोसाइटी जो है बहुत ड्रिवन होगी। जैसे कि आपको पता होगा भी केजरीवाल ने जो है 1000 रुपीज फीमेल्स को देने के लिए बोला है, 1000 रुपीज वो फीमेल्स को देंगे, दोज फीमेल्स हु आर नॉन वर्किंग, उनको 1000 रुपीज देंगे, और भी कोई कंडीशंस हैं, 1000 रुपीज देंगे उनको एज देयर खर्चा। तो अब मुझे ये बताओ कि उन्होंने वो चेंज लेके आना चाहते हैं, तो उनके पीछे उन्होंने कोई चीज सोची, वो लेके आना चाहते हैं, बट आपको लगता है कि इससे कुछ बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा, नहीं। तो चेंज इज वेरेवर विच इज नेसेसरी। चेंज को क्या होना चाहिए, चेंज शुड बी ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा देखो इट शुड बी नेसेसरी इन नेचर। अगर चेंज
नेसेसरी नहीं होगा, जरूरत का नहीं होगा, तो लोग उसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, उसकी फिर वैल्यू ही नहीं करेंगे। तो मेक श्योर दैट द चेंज इज नेसेसरी इन नेचर। तीसरा, चेंज लाने के लिए डिसरप्शन मत करो। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं वाली बात, राइट। डिसरप्शन नहीं लेके आना कि भाई तोड़ फोड़ मचा रहे हैं कि नहीं हमें तो करना है, इस काम को करना है। ये वाली बात हम कल भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेटेजिक चेंज के अंदर, कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसे तूफान नहीं आना चाहिए। समझ रहे हो कि भैया आंधी तूफान आ रहे हैं, लोग कट रहे हैं, पिट रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रिड्यूस द डिसरप्शन। नेक्स्ट इज एंगेज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए। ये नहीं कि आप चेंज लाना चाहते हो और आप बस ले आए और लोगों को आपने कुछ बताया नहीं है। बताओ तो लोगों को, कम्युनिकेट तो करो लोगों को कि भैया हमने ये चेंज लाना है, ये चेंज के पीछे ये हमारी चीजें, ये हमारे फैक्टर्स हैं, हमारे उद्देश्य ये रहे और हम इस चेंज को ऐसे लेकर आएंगे। तो उसको क्या करो, हमेशा से कम्युनिकेट करके चलो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, उनको ये बता दो कि भाई सुनो, चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, है ना। चेंज इज अ एक खाली जो चेंज आप आज लेकर आ रहे हो, एकमात्र खाली यही चेंज नहीं है जीवन में, ठीक है। हो सकता है आगे फिर चेंज हो जाए कुछ ना कुछ, समझ रहे हो सकता है और चेंज हो जाए। यानी कि मेक श्योर दैट यू रिकॉग्नाइज द चेंज एज अ नॉर्मल थिंग बट नॉट एज अ एक्सेप्शन, एज अ नॉर्मल थिंग, नॉट एज एक्सेप्शन। यानी कि उनको ये मत बताओ कि भाई देखो बस ये चेंज कर लो, बाकी सब हम आगे ठीक रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आज हम कुछ चेंज लेके आए हैं, फिर कल फिर कुछ चेंज होगा। क्या पता 10 साल के बाद में आपको क्या पता कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे किस मोड से पढ़ा रही होंगे। चेंज इज नॉट अ थिंग जो कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए, फिक्स हो जाए। चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो जिसको ये याद नहीं होगा तो वो लिख सकता है कि मेक श्योर कि आप इस बात को कन्वे कर दो कि चेंज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? हमने कहा कि चेंज लाने के लिए, कौन सा चेंज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए सबसे पहले हम ऊपर से चालू करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हम एवी बातों का चेंज ना करें, मेन नेसेसरी बातों का चेंज करें। जब चेंज करें तो लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, एंड मैक्सिमम टाइम ट्राई करना चाहिए कि हम सारे लोगों को कम्युनिकेट कर दे। इट शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज, द चेंज शुड नॉट come as a surprise, and last but not least also communicate that the change is not a one time task, it is a continuous process. अब आप मुझे बताओ, बिगिन एट द टॉप की बात तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। चेंज इज नेसेसरी, यानी कि हम एवी कुछ भी उठा के नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये पॉइंट्स एक नॉर्मल लेमेन्स पॉइंट्स नहीं लग रहे हैं आपको? यस और नो? दीज आर द नॉर्मल लेमेन्स पॉइंट्स। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ सबको। द फर्स्ट पॉइंट मैं देती हूँ प्रणव को, बिगिन एट द टॉप, ठीक है। बताओ मुझे क्या क्या कंटेंट लिख कर आओगे बिगिन एट द टॉप के अंदर, बताओ कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैम बिगिन एट द टॉप में तो कॉर्पोरेट मतलब ये दिखाएंगे स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल्स बनाते हैं, तो चेंज वहां से शुरू करेंगे ताकि वो कॉर्पोरेट लेवल अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाए ताकि वो फर्दर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो जाए। राइट, तो स्ट्रेटजी तो विद ये पॉइंट रिस्पेक्ट हो टू द जाएगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ऑलवेज यूज विद द वर्ड रिस्पेक्ट टू डिजिटल डिजिटल। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ Okay, so once they agree with the transformation, we can proceed with the other levels of the management also, यस right? मैम। Easy, simple. Okay, next point जतिन बताएगा, चलो ट्राई करो। जतिन नेसेसरी के ऊपर ट्राई करो। अरे अनम्यूट। हाँ अभी हो गया। चेंज नेसेसरी होना चाहिए, बिना काम का नहीं होना चाहिए, जिससे ज्यादा फर्क पड़े हाँ, ऑर्गेनाइजेशन पर। इसको बोलते हैं द चेंज शुड नॉट बी कॉस्मेटिक इन नेचर, शुड नॉट बी कॉस्मेटिक इन नेचर। और कॉस्मेटिक वर्ड याद नहीं रहता तो आप आर्टिफिशियल वर्ड भी बोल सकते हैं, है ना। ये नहीं कि बस नाम का चेंज हो, समझ रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ नाम का चेंज हो, देयर हैज टू बी अ नेसेसिटी। उस चेंज की एक नेसेसिटी होनी चाहिए, जरूरत होनी चाहिए। और नेसेसिटी वर्ड के अलावा भी आप वर्ड नीड भी लिख सकते हो कि उस चेंज का नीड होना चाहिए। तो नीड हो गया ना, तो जैसे ही नोटबंदी हुई फिर क्या हुआ, फिर नीड डाल दिया, समझ रहे हो भाई, लो अब यूपीआई करो खूब, because that was the need of the hour. Third point, Shalini will try.
मैम मुझे नहीं पता अभी। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। डिसरप्शन का मतलब क्या होता है? डिसरप्शन का मतलब तोड़फोड़ कर देना, ठीक है। ओके। तो अगर मान लो आप कोई चेंज लेकर आते हो तो इट शुड नॉट एकदम हार्म, से मत इट शुड नॉट हार्म एनीवन, इट शुड नॉट डिसरप्ट एनीवन, कोई काम में बाधा ना पड़े। यानी कि आप उसको प्रॉपर्ली अनाउंस करो, प्रॉपर्ली बताओ, हर चीजें प्रॉपर्ली करो। इट शुड नॉट बी कि लोगों को जो है उसके लिए एक कॉस्ट देनी पड़ रही है, ऐसा ना पड़े। इट शुड नॉट बी द वन, राइट, इट शुड बी द वन जो कि इजीनेस से चला जाए। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो प्रत्युष, एंगेज कम्युनिकेशन। मैम जितना मैम अभी प्रोसेस कर लिए हैं मैम, वो नॉर्मली मैम हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कि जैसे मोदी जी ने करा था कि आज रात 8 बजे से ये चीज हो रही है। राइट राइट, बट दिस कम्युनिकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, तो ये कहना चाहता है कि आप लोगों को कम्युनिकेट करके चलो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि मोदी जी ने तो चेंज ला दिया फिर कम्युनिकेट किया, ओके, टू द अदर सरप्राइज। पब्लिक, है ना। इट शुड नॉट बी सरप्राइज, बट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो कह रहे हैं कि एंगेज द कम्युनिकेशन, ओके, यानी कम्युनिकेट करके करो। मैं अगर मोदी जी के बारे में बात करूं तो मैं वो पिक्चर देख के आई थी, आर्टिकल 370। 370। तो उस पिक्चर के अंदर जब वो एक क्लॉज था, क्लॉज नंबर डी, which was in relation to the power to be given to the state assembly, कुछ एक ऐसा क्लॉज था, ठीक है। तो मोदी जी ना आर्टिकल 370 रिमूव करवाने के लिए जा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी बैठक बिठाई, जो लोग मेन थे ना उनको कम्युनिकेट कर दिया किस तरीके से काम किया जा सकता था, वो तरीके से मैनेज किया। वो जानते थे कि जो उनकी खुद की पार्टी है जिसमें कि कौन थे वो, अमित शाह जी, जिस पार्टी में अमित शाह है वो पार्टी तो अप्रूवल दे ही देगी, ऑपोजिट पार्टी जो है अप्रूवल नहीं दे पाएगी। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह जो है उस पार्टी से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रूवल हो भी गई। सो आप अगर कम्युनिकेट करके चलते हो ना, तो जैसे 370 को रिमूव कराना वाज अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे ही आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो अगर आप कम्युनिकेट करके चलते हो, राइट। बिकॉज आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, टीम तो बनानी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बेटा जी, वी हैव टू मेक श्योर द चेंज इज नॉट वन टाइम, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो क्या वर्ड बोला गया, चेंज इज द नॉर्म। चेंज इज द नॉर्म यानी कि ये तो स्टैंडर्ड है, चेंज तो होता ही रहेगा। ये कोई ऐसी बात थोड़ी कि आज है कल नहीं है, आज भी है कल भी चेंज होता रहेगा, कुछ नया लेके आते रहेंगे अपन, है ना। इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, यानी कि सिर्फ एक मात्र यही चेंज नहीं कर रहे हैं हम, आगे भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या 370 रिमूव हुआ तो आगे कुछ और नहीं हो सकता, प्लस माइनस बिल्कुल हो सकता है। तो हैव यू बीन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Okay, only two. Have you read the preamble? Preamble पढ़ा है? यस मैम। यस मैम, यस मैम। Preamble तो आपके एनसीईआरटी की किताबों में भी स्टार्टिंग में लिखा होता था कभी कभी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया, ये अमेरिका से लिया गया है ना, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। यस। एंड आई मस्ट से कि हम लोग इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं मोदी जी के आने से, अ लॉट, वाओ। एटलीस्ट हमें वर्ल्ड में एक लेवल मिल तो रहा है, वरना हमें पूछता ही कौन था। ओके, एंड दिस इज व्हाट, ध्यान रखिएगा जब भी दुनिया में चेंज आएंगे ना, जब भी चीजों में चेंज आएंगे, तो इट विल बी नंबर 4 और नंबर 8, 2 पीपल जो कि गवर्न होते हैं नंबर 4 और नंबर 8 से, वही लोग कुछ चेंज लेके आते हैं। नंबर 4 पीपल जो होते हैं वो ऐसे चेंज लेकर आते हैं क्योंकि वो जो चीजें, नंबर 4 पीपल आर दोज पीपल जो कि जो चल रहा होता है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ओ ऐसा है क्या, हमें नहीं फर्क पड़ता, या तो रीजन दो तो ओके है, नहीं रीजन दोगे। अब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे आई एम ऑल्सो नंबर 4, तो मैंने अपने सब परिवार के सामने बात रखी, जैसे बैठक होती है, मैंने बोला कि पहले जो था एक पिता बच्ची की शादी करता था, अच्छा खासा पैसा खर्च करता था जस्ट बिकॉज कि लड़की जो है लड़के के घर जाती थी, और अब उस लड़की को लड़का जो है बेसिकली उसके एक्सपेंसेस को बियर करेगा, उसको रहने को छत देगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो पति जो है पिता जो है खुशी खुशी पैसा खर्च करता था। अब आजकल तो लड़की ही कमा रही है,
ठीक है। अब लड़की कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, बात खत्म हो जाती है। तो पिता से क्यों एक्सपेक्ट करता है कोई भी दामाद कि भाई वो पिता पैसे खर्च करे शादी के अंदर? वो क्यों कर रहा है? जब हमने हमारी जो एसेट थी जिससे हमारे को अपकमिंग प्रॉफिट्स थे, है ना, कहते हैं ना इनकमिंग कैश फ्लोज थे, हमने साली वो अपनी भैंस ही तुझे दे दी, दूध भी तुझे ही मिलेगा, ऊपर से हम जो है अपनी भैंस की शादी करने के लिए पैसा भी हम ही खर्च करें। मतलब ये कहाँ का रूल हुआ? पहले लेडीज नहीं कमा पाती थी, तो अब तो कमा रही है। तो ये कॉन्सेप्ट कि पिता ही खर्च करेगा खत्म हो जाना चाहिए। शादी इज एन इवेंट, इट हैज टू बी कम अप विद बोथ द पार्टीज टुगेदर बेस्ड अपॉन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर मान लो किसी का ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे करके शादी का खत्म करो। इफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज 60-40, go with 60-40, खत्म। There should be no dowry, there should be no expenditure, responsibility on the shoulder of the girl's parent, you know। तो ये मेरी सोच है। अब ये सोच दूसरों से चेंज हो जाती है। किसी के सामने मैं रखती हूँ तो 4 गालियां मेरे को ही पड़ती, नहीं 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 ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है। अब मेरे को पता चला कि भाई शादी में नंद को भी देना है, नंद को भी एक हार जाएगा, दामाद को, उसके नंद के पति नंदोई को भी एक हार जाएगा। भैया अच्छा, मतलब लड़की को तो दे ही रहे, नंदोई को भी दे, मतलब ये क्या बात हुई? एंड सेकेंडली फिर देन आई रेज द पॉइंट कि लड़की के माँ बाप जो लड़की को देते हैं तो वो भी तो एट लास्ट लड़के के घर में ही जाता है, और लड़के के माँ बाप जो लड़की को देते हैं वो भी लड़के के घर में ही जाता है। तो लड़के के माँ बाप ने जो दिया वो तो न्यूट्रल ही हो गया ना। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, इनफ्लो वापस अगेन, एंट्री तो करनी है इधर की इधर, खत्म। चल क्या रहा था भाई? ये चला कंट्रा किसका? एंट्री में मैम लेकिन हाँ, लेकिन चला किसका? अभी हाँ रोनित बोल बोल। मैम अभी एक रील चल रही थी, उसमें वो लड़की बोल रही थी कि जब मतलब डिवोर्स वगैरह होता है तो लड़की ले ही जाती है सारा, फिर डॉरी को तो ऐसे क्यों कर रहे हैं मना? उसके ऊपर भी रूलिंग आ चुकी है। अगर लड़की जो है लड़के से ज्यादा कमाती है तो लड़की को देना पड़ेगा। ओके, सो वहां पे इक्विवेलेंट चीजें आ चुकी है। नाउ इट इज नॉट लाइक दैट। एंड इवन मैं आपको बताती हूँ इस चीज के बाद इवन ये भी चीज आ चुकी है कि अगर लड़का निकम्मा है शादी के बाद, क्या वो लड़की कमा रही थी, ओके, तो भाई उसका पूरा घर खर्चा लड़की चलाएगी जिंदगी भर। और बताओ तुम, आ गया इक्वालिटी? और क्या चाहिए? चलो मैं बह गई बाप। So number 4 and number 5, number 8 people, they come up with the changes. So मैम ये नंबर 4 नंबर 8 कैसे बताते हो आप? जैसे 3-1 मेरा डेट ऑफ बर्थ इज 31 जुलाई, ओके, तो 3-1 का टोटल किया इट इज 4, ओके। सो तेरा जैसे शालिनी का है 26, तो 2 + 6 = 8, ओके। तो नंबर 4 and number 8 people, they struggle a lot, ओके, बिकॉज इनकी सोच थोड़ी सी दूसरों से अलग होती है, इनकी चॉइस थोड़ी सी दूसरों से अलग होती है, थोड़े से रिबेलियस नेचर के होते हैं। 4 नंबर वाले ज्यादा रिबेलियस नेचर के होते हैं, 8 नंबर वाले थोड़े कम होते हैं, दे फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बट 4 नंबर वाले बिल्कुल एडजस्ट नहीं करते, दे आर लाइक नो मीन्स नो, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। 4 नंबर वाले नहीं करते। एंड आई एम 444 का मतलब क्या है? 31 जुलाई 1991. So if you sum total all the digits, ऐसे डालो मैम। that is also equivalent to शाश्वत भाई एक डाउट था यार। हाँ, so that is also equivalent to जो भी 4. डाउट मैम से पूरी, मैं कैसे होस्ट बन गया मुझे पता नहीं है। Now agreeing? अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ। So the point is कि I am double number 4. 31st भी 3 और +1 भी 4 आता है, and if you add all the digits और उसको reduce करते हो जब आप, तो that is also comes to 4. तो हम double 4 का मतलब भाग्यांक मूलांक। हाँ, भाग्य का मूलांक। तो ये तो बंदा कभी किसी जिंदगी में किसी के अकॉर्डिंग चलेगा ही नहीं, मैम 15 अगस्त का बता दो। 7 हूँ। कभी भी नहीं चलेगा। ये बंदा ऐसा होता है। और जितने चेंज आएंगे ना जीवन में, ये लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतने सही होते हैं, नंबर 4 वाले बहुत बेहतरीन। ये रिसर्च करवा लो इनसे बिल्कुल। मैम 6 और 8 बता दो। 6 और 4 की जोड़ी बड़ी अच्छी है। 6 और 4 सबसे बेस्ट जोड़ी मानी जाती है 6 की और 4 की।
Number 4 people, these are very rebellious, very practical. Number 6 people are luxurious people. रात को बैठ के सपने में, हाँ एक दिन ऐसा होगा, फिर एक दिन मैं ऐसा करूंगा. 6 नंबर के लोग ऐसे होते हैं. है कोई 6 नंबर वाला? मैम मैम 9 नंबर 15 वाला अगस्त। मैम 9 नंबर वाला कुछ करता भी है या नहीं? मेरा 27 मैम, मैं 27। 9 नंबर वाले लोग जो होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स दी एजुकेशन से लगे रहेंगे. दे विल बी लाइक एजुकेशन से लगे रहेंगे. इनके पास एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है मिलेगी ऑलमोस्ट. मैम नंबर 6 मेरा है, 15। So that is why you and me gel up together. मेरा तो 9 है भाई। और कौन है? मैम 15। हाँ 15 9 सब. मैम, 9। 24 is the luckiest number and 24 के बाद second luckiest number is 15. So 15 नंबर के जो लोग होते हैं उनको सबसे भाग्यशाली माना गया है न्यूमरोलॉजी के अंदर. 18 का 3rd बताइए। जून 3rd जून वाले लोग जो होते हैं उनको ये लोग ना परिवार से बहुत अटैच होते हैं. जो 3 नंबर वाले लोग होते हैं परिवार से बहुत अटैच होते हैं. और एक टाइम के बाद में ना ये लोग जो होते हैं थोड़े से भक्ति में, भगवान जी जो भी आपके रेस्पेक्टिव भगवान जी होंगे उनमें थोड़ा सा शरण में जाके चले जाते हैं. ऐसा है अमन? मैम क्या अमन ने पूछा ये? नो मैम, इतना ओ नहीं। मैम हम मैम बोल रहे हैं। 18 अरे मैं भक्ति की बात नहीं कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ भक्ति तो एक टाइम के बाद आएगी. अभी तो आप छोटे हो, मतलब एक टाइम के बाद आएगी भक्ति तो. बट मैम ये भगवान को गुमराह करते हैं। but I'm talking about bond with the family. So these are the सही है. people. यस मैम। इनका बॉन्ड काफी स्ट्रांग रहता है. इनके परिवार वाले इनके लिए खड़े रहेंगे भाई, खड़े रहेंगे इनके परिवार वाले इनके लिए, और ये परिवार वालों के लिए खड़े रहेंगे मतलब. और अगर शादी इनकी में लाइफ में कोई लड़की ऐसी आई, ठीक है, या पार्टनर ऐसा आया जो कि उनको मना करेगा कि घर वालों के अगेंस्ट जाओ, तो ये पार्टनर को छोड़ देंगे. कैसे है? ट्रू मैम। हम 18 का भी बता दो तो। अब बता ट्रू है कि नहीं है मन? ट्रू। सही कह रहे हो. 18 का बताइए। बाकी एक हम लास्ट। पूरा डेट ऑफ बर्थ स्टडी करते हैं. मैम सब एक कुछ लास्ट 18 बता दो ना। 18 क्या बताओ? 18 देखो 18 कम्स क्योंकि 1 + 8 करके हमारा 9 आ रहा है. तो मैं ये बोलूँगी कि ये लोग पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं. बट एक प्रॉब्लम इनकी ये है कि ये ना फोकस नहीं कर पाते हैं. अगर एक बार फोकस कर लेना तो सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ इन लोगों के पास होती हैं. मैम मैम 7. आप प्रणव को देख के बोल रहे हो क्या ये? नहीं नहीं पागल है क्या? वो फिट हो रहा है, बात अलग है। 99% फिट हो जाएगा, मतलब 99% फिट हो जाएगी. चीज़ें ऐसी हैं. मैम आपने ये 7, लकी किस वे में बोला? 15 और 24? एज पर टोटल न्यूमरोलॉजी. जैसे प्लैनेट जो होता है ना, जो लकी प्लैनेट्स के बारे में अगर सुनाओ, सो यू आर गवर्न विद प्लैनेट वीनस. वीनस मीन्स अट्रैक्शन. ओके, जरूरी नहीं है कि फिजिकल अट्रैक्शन ही हो. वीनस मीन्स अट्रैक्शन, वीनस मीन्स पॉजिटिविटी. मतलब ये लोग बहुत कम ऐसा होता है कि नेगेटिव होते हैं. ये लोग पॉजिटिव होते हैं, दूसरों को बहुत सपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, मतलब दे आर गुड पीपल. किसी के साथ में बुरा नहीं करते हैं जानबूझकर. दे डोंट डू एविल विद एनीवन जानबूझकर. नो, दैट वे इट इज वेरी लकी. मैम सही है ये चीज तो। मैम नंबर 8। नंबर 8 पीपल जो होते हैं ना, ये थोड़े से ऐसे होते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं कि पता नहीं. देखो बाकी शालिनी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पढ़नी पड़ेगी, सो यू फॉल इन एक्सेप्शन कैटेगरी, डोंट नो. बट नंबर 8 पीपल ऐसे होते हैं जो कि अपना काम निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ देख लेते हैं. ठीक है, यानी कि ये इनको काम निकलवाना हो ना, मतलब ये जुगाड़ू आदमी नंबर 1 होते हैं. इनको जुगाड़ सारे पता होते हैं. जब इन्हें काम निकलवाना होता है तो ये गधे को बाप बना लेते हैं, और जब इन्हें किसी से काम नहीं पड़ता तो भैया निकले वहां से, हमें पता ही नहीं कुछ. मैम डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? बाकी भाई करते देखो शायद नहीं। रेस्पेक्टिव डेट ऑफ बर्थ का अलग अलग रहता है. ठीक है मैम उसका स्टैटिक लाइन से ही बैठा है। क्या? एली उसका यही वैसे बैठा तुझे है, डरा पता रही होना है। चाहिए, मैं काम निकालने के लिए गधे को बाप नहीं बनाती, ठीक है ना? हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। बट ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर. मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ कि मेरे मतलब हम डीप एनालिसिस करते हैं. ऐसा नहीं कि हम मुंह से सब कुछ करते हैं. अब शालिनी का जो मूलांक है वो 8 आ रहा है, भाग्यांक क्या आ रहा है वो भी मेन बात होती है. और इवन उसका जो मूलांक है वो 2 और 6 से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं 6 उसके अंदर भी है, यानी कि 6 के गुण भी इसके अंदर हैं. तो वो डिपेंड भी करता है कि 8 किससे बन रहा है. सबसे खतरनाक जो 8 बनता है वो बनता है 1 और 7 से. किसी की 17 डेट ऑफ बर्थ है भैया, बच के रहो उससे. तो कब काट के खा जाए मक्खन बना के, भैया पता ही नहीं. सही बता रही हूँ मैं. मैम ये हाथ देख लेती है शालिनी, एस्ट्रोलॉजी। वो पामिस्ट्री होती है. हाँ पामिस्ट्री मैम ये कर लेती है। तो वो शालिनी खुद बता देगी.
मैम उस दिन देख रही थी हाथ। मैं कहा वो खुद बता देगी कि उसे हाथ देखना आता है, तू क्यों बता रहा है? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं, टॉपिक खत्म करना है भैया ने। मैम आज फास्ट ट्रैक की क्लास है। हाँ, मात्रा अमन के कह रहे बारे में नंबर 3 पूछना। एजुकेशन फील्ड में। नंबर 3 वालों को ना पता है क्या, नंबर 3 वाले लोगों को नॉलेज बहुत होती है, और अपने ही फील्ड की नहीं होती है, अगल बगल वाले फील्ड की भी होती है। ठीक है, मतलब जैसे शादी में जा रहे हैं तो उनको शादी की नॉलेज भी होगी, खाने की नॉलेज भी होगी, खाने में इतने प्लेटर, इतने रुपए प्लेट होती है, ये होता है, ये होता है, नॉलेज पूरी होगी इन्हें। ठीक है, और यही प्रॉब्लम रहती है इनके साथ। क्या प्रॉब्लम है कि इन्हें सारी चीज की नॉलेज है ना, और अब उसको एक जगह एक फोकस पॉइंट करके, जैसे मान लो तुम सीए कर, तो सीए की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो तुम सीए कर पाओगे क्लियर। अगर डॉक्टरी कर तो डॉक्टरी की नॉलेज रखो पहले पूरी, दिमाग तो नहीं यूज करने हैं, ज्यादा तो यूज कर नहीं सकते। तो ये इनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये परिवार से इंक्लाइन भी होते हैं। हल्की सी दिक्कत परिवार में आई, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, ये दुकानदारी शुरू कर देंगे, बिजनेस चालू कर देंगे ये लोग, 3 नंबर वाले लोग तुरंत ही। अगर मान लो दिक्कत आती है, मतलब कोई परेशानी आती है, तो थोड़ा सा इनको ये लगा के, पीछे से लगा के रखना पड़ता है कि भाई रुको, चलो काम करो, काम पे लगो, आप कॉम्पिटेंट हो, नॉलेजेबल हो, और आप अपनी फील्ड की नॉलेज ऑब्टेन करके डिग्री ऑब्टेन करो, फिर दुनिया भर की नॉलेज इनके पास हो गई। मैम ईयर ऑफ बर्थ में जैसे 9 आ रहा हो तो वो भी क्वालिटीज लगते हैं आपके अंदर? नहीं, क्योंकि इस देखो बार 9 ही आएगा ना, या अब 19 की सेंचुरी थी, मैं 91, तो 9 तो आएगा ही आएगा। अब 2000 के लोग होंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, तो हम फिर नहीं इस नहीं, फैक्टर को 90 माइनस कर देते हैं। उनको प्लस करने पे, बर्थ ईयर के जो डिजिट्स होती है जैसे 90 91, इनको 9, पूरे को प्लस करने पे। हाँ ये है, इसको बोल रहे हो। हाँ, पूरा प्लस करके अगर 9 आ रहा है तो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका वो उनका लकी ईयर बोला जाता है, कुछ ऐसा बोला जाता है बस, तो ऐसा बिहेवियरल एस्पेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी भाई, आवर प्रेडिक्शन इज सब्जेक्ट टू है ना, डिस्क्लेमर दे रही हूँ पहले ही, भैया ऐसा किसी दिल पे मत लेना, मैं तो ऐसे ही बोल दिया, आज बहुत दिनों बाद न्यूमरोलॉजी करी भाई, बहुत दिनों बाद। मेरे मैम पास 7 नंबर 7 नंबर लोग जो होते 7 नंबर लोग जो होते हैं ना, 7 नंबर लोग जो होते हैं वो 4 के साथ और 2 के साथ बहुत जेलअप करते हैं। पति का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2 है क्या? 3 है 3 है, ओके। तो 2 डेट ऑफ बर्थ में 2 है। उनकी उनकी मेरी उनकी नहीं, उनका 3 अप्रैल 1991 है। अच्छा, ओके। तो बेसिकली क्या है कि सात, अब तो शादी हो चुकी है, तो जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं वो 2 के साथ या 4 के साथ बहुत जेलअप करते हैं, मतलब सबसे बेस्ट जो उनका बॉन्ड देखा जाता है उनके साथ देखा जाता है। 2 नंबर वाले लोग काफी, दे आर वेरी क्वाइट एंड एवरीथिंग, ये है। और 4 और 7 की जोड़ी से देखी जाती है, बिकॉज 4 जो होता है ना, 4 के पास दिमाग होता है, ठीक है, दिमाग, एंड 7 के पास जो होता है ना, दे आर वेरी एक्टिव बाय बॉडी, उनके पास, उनको कहते हैं धड़ होता है। तो जब दिमाग और बॉडी साथ में मिल जाती है, तो ये लोग जब कंबाइन करते हैं ना भाई, गजब फ्रेमवर्क बनता है, मतलब आप इस जोड़ी को बीट नहीं कर सकते। तो जो 7 नंबर वाले लोग होते हैं वो दिमाग से कम, शरीर से बहुत एक्टिव होते हैं, धड़ 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 कर लेंगे। और अगर इनके पास में, जैसे मान लो 3 नंबर ये आ गया, 3 नंबर वाले लोग इनको हल्का सा नॉलेज देके जाएंगे, क्योंकि वो अपने वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं देके जाएंगे, तो ये नॉलेज के बेसिस पे फिर ही कुछ काम करना चालू करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ, ऐसे करती हूँ। हर नंबर की वाइब्स मैच होती है, तो मैं आपको बताती हूँ ये चीज़ें, हालांकि मतलब ऐसा है नहीं, बट यू आर नॉट द फैमिली। जब भी मैं आपको बताया ना कि हमारा बैच ही कामयाबी बैच ही चल रहा था, एंड फ्यू वीक्स बिफोर आई वाज नॉट वेल, तो अब मैंने आपको बताया था दैट माय रोका गॉट कैंसल, कि रोका होने वाला था, इट गॉट कैंसल। एंड मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद ही खुश नहीं थी उस इंसान से, ठीक है, मतलब मुझे पता था कि दैट इज नॉट अ गुड बॉन्ड, बट समहाउ कहते हैं ना कि आप आउट ऑफ प्रेशर और आउट ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू से जस्ट यस टू इट, एंड फैमिली से जब कोई बुराई नहीं दिख रही है तो फिर क्या निकाल रही है तू, क्या न्यूमरोलॉजी और क्या एस्ट्रोलॉजी, छोड़ पड़े, आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद में जब चीज़ें खराब हुई ना, देन मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि जो आप लोग मुझे कह रहे थे ना, ये मेरे साथ में ना जो चीज़ें हुई वो शायद रोके के बाद होने वाली थी, ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये आपके सामने रोके से पहले करवा दी, ताकि मेरे ऊपर कोई स्टिग्मा भी ना लगे, कोई एक फेल, एक होता है ना दाग,
एक रोके का दाग भी ना लगे कि भैया रोका हो गया, रोका फाइड हो गया, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग थिंग इन सोसाइटी टू गेट रोका फाइड ऑल्सो। तो मैंने अपने पापा को बोलता, पापा आई डोंट वांट कि रोके पे मैं कोई फोटोग्राफर नहीं करवाना चाहती। तो पापा वाज लाइक कि मैं यहाँ शादी का हॉल बुक करके बैठा हुआ हूँ, तो रोके का फोटोग्राफर भी पसंद नहीं है, वाई इज दैट सो। तो आई वाज गेटिंग दोज वाइब्स फ्रॉम हिम वाया न्यूमरोलॉजी दैट हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, एंड दैट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 and 4। ही वाज आल्सो 4, आई वाज आल्सो 4। दैट इज अ बैडेस्ट कॉम्बिनेशन इन द न्यूमरोलॉजी। बैडेस्ट मतलब ये लोग तो खत्म है, इनका तो डाइवोर्स होगा ही होगा, मतलब बिल्कुल खत्म सिंह होते हैं ये लोग तो। या फिर अगर एक घर में रहेंगे तो एक एक कमरे में मिलेगा, दूसरा दूसरे कमरे में मिलेगा, दे विल नॉट। बट सिंस दे आर लाइक ईच अदर ओनली, तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होता है ना, तो वो अट्रैक्ट करेगा आपको, क्योंकि अच्छा ये भी वही सोच रही है जो मैं सोच रहा हूँ, ये भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ। तो स्टार्टिंग में अट्रैक्शन होती है 4 and 4 में, बट वी नेवर गो विद द पार्टनरशिप्स, ईदर द पर्सनल पार्टनरशिप और द प्रोफेशनल पार्टनरशिप। I had a partnership with someone in the year 2013 or 2014, in the very beginning of the classes. तो उस टाइम पे that person was having 4 number, and मेरी पार्टनरशिप से और मैं खुद फ्लरिश नहीं कर पा रही थी। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड विद न्यूमरोलॉजी, आई गॉट टू थिंक, ओ अब इस बंदे से अलग हटा जाए। तो उस बंदे से जो है मैं अलग हटी, जैसे अलग हटी आज वो बंदा वहीं पर ही है, उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, कोई नाम जानता भी नहीं उस चीज़ का नाम, और एक मैं हूँ जो काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ। So numerology has given me a very good base. Numerology is a base for stock market right now. आपको नंबर से तो खेलना है, स्टॉक मार्केट में नंबर से तो खेलते हो। So there was a friend of mine जो मैम इसका बेनिफिट मिलता है? अरे मेरा दोस्त है, मैं बताती हूँ, मेरा दोस्त है भाई पंडित, ठीक है, दोस्त पंडित। एंड क्या हुआ कि वो एस्ट्रोलॉजी वगैरह चीज़ें करी उसने, उसके पापा भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह करते थे, तो उसको एस्ट्रोलॉजी वगैरह आ गई। फिर उसके बाद जब मेरा उठा न्यूरोलॉजी में इंटरेस्ट वगैरह, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं। तो होता ना कि आपको जब स्टार्टिंग में होता है, अपने फ्रेंड से करना चालू करते हो कि तेरा साथ ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा। तो मैंने मेरे फ्रेंड की करनी चालू करी न्यूरोलॉजी, एंड देन what he did was he converted this knowledge into stock market। भाई राजा बन चुका है वो स्टॉक मार्केट का राजा। नंबर्स ऐसे प्रेडिक्ट करता है, नंबर्स के थ्रू खेलता है, कितना पैसा कमाता है पता है। सही बताऊं, द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज जस्ट a 2 BHK for 6 people, just a 2 BHK for 6 people। right now he is holding a कोठी, भाई कोठी कतई। और ट्रिप पे तो वो गोवा मुंबई तो जाता ही नहीं है, वो जाता तो बाहर की ट्रिप पे ही है अब। दिस इज हाउ ही हैज इम्प्लाइड न्यूमरोलॉजी इनटू द स्टॉक मार्केट। बताओ मैम कर ये लो। न्यूमरोलॉजी सीखते कहाँ से हैं? हम लोगों ने तो किताबों से पढ़ी है, देखो जो बात सच है, क्योंकि जो पुरानी किताबों का है ना वो सच है। यूट्यूब पे जो वीडियोस होती है ना, ये तो क्या बोलते हैं, समझ गए तुम, ये तो ऐवी है। मैम वो 1 महीना मिलता है ना मैं एग्जाम के बाद, मैम हाँ उसमें बुक सजेस्ट कर देना प्लीज कोई। डन 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 डन। अब बहुत सारे लोग हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप लोगों ने देखो कि मेरे फोन नंबर में 4 बहुत ज्यादा है ना। और जो टीम का नंबर है उसमें 82 है, आई हैव पॉइंटेड 2। ओके, सो 2 इज अ नंबर ऑफ कामनेस। ओके, सो सर से बात करके या टीम से बात करके आपको लगता होगा ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, टेंशन फ्री, इट्स लाइक दैट ओनली। लगता है फीलिंग कभी आई है ऐसी? दिस इज व्हाट द थिंग इज। गाड़ी का नंबर, पापा ने गाड़ी ली, नया नंबर ले लिया। उसके बाद में मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप इस गाड़ी से ना कभी ओवरटेक नहीं कर पाओगे। पापा कह रहे क्या बात कर रहा है, मैं ओवरटेक नहीं, गाड़ी मेरी ड्राइविंग पर शक कर रही। मैंने कहा पापा आपको फील नहीं आएगा ओवरटेक करने का, मैं आपको बता रही हूँ। पापा वाज लाइक कुछ भी कहती है तो। फिर उसके बाद में जब ही स्टार्टेड ड्राइव किया एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स ही रियलाइज्ड कि नहीं हो रही है ओवरटेक भाई, नहीं हो रही है। मैंने कहा पुरानी वाली पे वापस जाओ और फिर उसी रूट पे घूम के आओ। पापा गए पुरानी वाली गाड़ी लेके, मैंने कहा अब क्या हुआ, कर पाए थे ओवरटेक? कहता हाँ, अब टेंशन नहीं थी। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। तो एक प्लेस जिसे कहते हैं ना भगवान है, मानो तो है, न्यूमरोलॉजी भी ऐसे मानो तो है। तो मैं कितना अपने आप को महसूस करती हूँ कि मेरा रोका खराब चीज़ें खराब होने से बच गई न्यूमरोलॉजी की वजह से। मेरा करियर, मैं अगर पार्टनरशिप में रहती उस बंदे के साथ में तो कितना खराब हो सकता था, शायद मैं खत्म हो जाती, है ना। तो न्यूमरोलॉजी हैज गिवन मी माय लाइफ एंड टू अंडरस्टैंड पीपल। जैसे इफ समवन इज ऑफ 17 नंबर ना, आई डोंट इंडल्ज इन एनी आर्ग्यूमेंटेशन विद हिम। मुझे पता है, ओके हटा, बाय बाय, खत्म।
तो दिस इज मैम द 29 को और बता देते। 29 कौन है बाद में? मैं- 1100 भाई रुपए 1100 भाई 1100 मेरा रुपए दे के 1100 रुपए दे के अपनी अपनी कुंडलियां दिखवाएं। मैम देख रहा हूँ भाई मेरे साथ कैसा रहेगा, इसलिए पूछ रहा था। 6 नंबर ऐसा है कि 6 नंबर के साथ में 3 के अलावा बाकी सब जल करते हैं। सुनना होगा 36 का आंकड़ा, है ना? तो बस 3 और 6 आपस में आगे जाके अलग होंगे। अगर दो भाई हैं, एक का डेट ऑफ बर्थ 3, एक का 6, साथ में जो लेंगे उस पे आगे जाके डिस्प्यूट होंगे, प्रॉपर्टी साथ में लेंगे डिस्प्यूट होंगे, जो जो काम साथ में करेंगे डिस्प्यूट होंगे। तो 3 और 6 नहीं है ना, तो बस बाकी टेंशन खत्म। सभी हाँ लोग मैम, मुझसे बच तो गए, नहीं है, बच हाँ गया। मुझसे बच के रहना सभी लोग। नहीं, तुम्हारे भाइयों की बात कर रही हूँ मैं। तेरा भाई तेरी बहन ऐसा बोल रही हूँ। इनके साथ तू प्रॉपर्टी लेगा क्या प्रत्युष के साथ में? कैसी बातें कर रहा है? मैम भाई वो के तो 17 दो का है। बता रहा होगा। मैम मुझे नंबर 69 बहुत दिखता है। इज देयर एनी अरे एंजल नंबर? यस यस यस। अगर आप 69 को प्लस करो तो कितना आता है? 6 + 9 कितना आता है प्रत्युष? 15 15 किसका नंबर है? डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रत्युष तेरी? 15 अगस्त। हाँ ठीक है चलो ओके। चलो आगे आप कंटिन्यू करते हैं। अब तुम्हारे सपने में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? चलो ओके न्यूमरोलॉजी, चलो वापस आ जाओ। तो द सेकंड और द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू मैनेज द चेंज। ओके, ये दोनों टॉपिक काफी सिमिलर हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि फर्स्ट टॉपिक को प्रैक्टिस वर्ड से याद रखना। चलो, हाउ टू मैनेज अ चेंज। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला, आप अगर कोई भी चेंज लेकर आ रहे हो तो क्या बोला उसने? ऑलवेज क्लियर द डिजिटल एम। यानी कि आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो ना, तो आपका डिजिटल एम क्या है आप वो बताओ पहले। उसके बाद ऑलवेज कम्युनिकेट, जो आप लेके आना चाहते हो उसको क्या कर दो? कम्युनिकेट कर दो। अगर कोई बंदा मना करे हम नहीं कर रहे हम नहीं कर रहे, तो बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस। और उसके बाद में जो दो चेंज आप लेके आना चाहते हो ग्रेजुअली लेके आओ, एक एक करके लेके आओ। एकदम से लेके आओगे लोग मना कर देंगे। उसके बाद चेंज कैसे कर लेके आओ? ग्रेजुअली लेकर आओ। एंड उसके बाद में उनको ट्रेनिंग दे दो, भैया चेंज लेके आना है, कोई दिक्कत परेशानी है तो हम बैठे हैं यहाँ पर। दिस इज हाउ यू बेसिकली ब्रिंग द चेंज। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी था ये तो फटाफट से एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले क्या करो, सबको बताओ कि मेरा डिजिटल एम क्या है। देखो सुनो, बात ऐसी है, मुझे जो है ना अगले 5 साल में इंडिया की ऑनलाइन ऑनलाइन नंबर 1 फैकल्टी बनना है। दिस इज माय एम। ओके, सेकेंड, ऑलवेज कम्युनिकेट। क्या मैंने ये वाली बात अपने अपने लोगों को बता रखी है? हाँ, मैंने मेरे लिंक्डइन मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, मेरे टीम सबको बता रखी मेरा ये एम है। उसके बाद नाउ वी हैव टू गेट रेडी फॉर द रेजिस्टेंस। कोई तो होगा, नहीं नहीं मैडम आप इतना काम मत कराओ, नहीं हमें लगता है कि बहुत कंपटीशन है, कोई ना कोई रेजिस्ट तो करेगा, ह्यूमन नेचर है रेजिस्टेंस का। बट कोई बात नहीं, रेडी रहो, आप उसको मोटिवेट करो, कुछ भी करो, हम पे लगाओ। एंड देन चेंजेस अगर आप लेके आना चाहते हो तो ग्रेजुअली लेके आओ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चेंज लेके आओ। एकदम से सारे स्टेप मत लेके आओ, आज ऐसा करो फिर कल वैसा करो, ऐसा करके। एंड लास्ट इज, अगर कोई चेंज लेके आने में आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो लोगों को ट्रेन भी करो। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, एक शॉर्टकमिंग यही तो हुई कि मोदी जी जो है वो डिजिटलाइजेशन लेकर आए इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, बट उन्होंने शिक्षा नहीं दी ना कि आपको यूपीआई यूज कैसे करना है। दी क्या? नहीं दी। उनको टीवी पे एड्स चलाने चाहिए थे, आपको ऐप डाउनलोड कैसे करनी है, समझ रहे हो? इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आपको कैसा करना है पेमेंट वगैरह, नहीं सिखाया उन्होंने। इसीलिए तो आज भी यूथ तो कर रहा है, जो बड़े लोग हैं 40 के बाद के जो लोग हैं वो बहुत कम ऐसे हैं जो कि यूज कर रहे हैं हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम। दे ऑलवेज बिलीव इन कैश। दादी अम्मा के पास जाओगे वो कहेगी मैं 5 लाख रुपए आपको कैश दे रहा हूँ, पर से 5 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, बोलेगे भैया कैश दे दे मेरे को, समझ रहे हो? तो उन्होंने कभी भी ट्रेनिंग ही नहीं दिया लोगों को कि कैसे मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। इसीलिए तो लोग जो है परेशान कर रहे थे स्टार्टिंग में कि मैम हो ही नहीं रहा हो ही नहीं रहा, ट्रेनिंग ही नहीं दी है उसकी चीज की, राइट? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब देखो इसमें भी 5 पॉइंट है और ऊपर वाले में भी 5 पॉइंट है। इसको 5 पॉइंट को कब लिखोगे? जब 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस पूछी जाएंगी। और इसको कब लिखोगे? हाउ टू मैनेज द, तो तब लिखो। ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर से है बट हो जाएगा। एक बारी मैं आपको बुक से करा देती हूँ, पेज नंबर 26।
तो देखो पुराने वाले आंसर का है बिगिन एट द टॉप, ensure that the change is both necessary and desired. के बाद में रिड्यूस डिसरप्शन, आपको इतना बड़ा पैराग्राफ याद करने की जरूरत नहीं है, टिक मार्क्स तो आपके पास आ ही जाएंगे। उसके बाद एंगेज कम्युनिकेशन, के बाद में रिकॉग्नाइज द चेंज इज द नॉर्म नॉट द एक्सेप्शन, यानी कि द चेंज इज वेरी नॉर्मल इन नेचर, ओके, इट इज नॉट द एक्सेप्शन, यानी खाली ये चेंज नहीं है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ओके। तो ये आपको बताना है, राइट। मैनेज द चेंज में हम चलते हैं, मैनेज द चेंज, स्पेसिफाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम, हमारा एम क्या है, ऑलवेज कम्युनिकेट, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस, इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, ग्रेजुअली करो उसको, एंड असिस्टेंस को दो, कोई असिस्टेंट चाहिए हो तो ट्रेनिंग चाहिए हो तो ये आप उनको देना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेज। तो एक टिप दे रही हूँ मैं आपको, अगर आप देखो, अगर आप लिखो तो हमेशा ना बार बार वर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल चेंज यूज करना, ओके। अवॉइड द वर्ड यूजिंग ऑनलाइन, इट इज नॉट ओनली ऑनलाइन, ओके, डिजिटल का मतलब ऑनलाइन से कहीं ज्यादा होता है, तो यूज द वर्ड डिजिटल ज्यादा से ज्यादा, नॉट द ऑनलाइन वर्ड। दिस इज द की फॉर राइटिंग अ गुड आंसर। सो विद दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक, और कुछ खास है नहीं इस टॉपिक के अंदर। आई होप कि आपका टॉपिक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं एक बार लगी। इसका थर्ड पॉइंट रिपीट कर थर्ड दो पॉइंट मैनेज द चेंज वाले का, बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस। मैडम। यस मैम। ओके, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जब कोई लोग मना करते हैं करने से, जैसे कि मेरी मम्मी ने जब मुझे माइक्रोवेव में खाना बनाना सिखाया तो मेरे को लगा मम्मी गिर ना जाए, मम्मी ऊपर ना आ जाए, मम्मी ये मम्मी वो, हम रेजिस्ट करते हैं। फिर मम्मी ने कहा एक बार सीख गई ना काम आसान हो जाएगा, मम्मी बात तो सही। तो जब हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं तो लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग जैसे कि लोगों ने यूपीआई पेमेंट्स को रेजिस्ट किया कि अगर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया तो क्या करेंगे, पैसे गए हमारे तो क्या करेंगे, होता था टेंशन। तो रेजिस्टेंस आती है लोगों के अंदर। तो अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हो तो आप इस बात के लिए रेडी रहो कि लोग रेजिस्ट करेंगे, बट फिर आप क्या करोगे, फिर आप पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 करोगे। पॉइंट नंबर 5 सेज कि आप उनको ट्रेनिंग दोगे और चेंजेस को ग्रेजुअली लेकर आओगे। एकदम से सारी चेंजेस लेके आओगे तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, कभी भी कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बट अगर आप एकदम से दे दोगे तो कोई भी एकदम टेंशन में आ सकता है। ओके, दिस व्हाट द पॉइंट इज। एनी डाउट्स और कोई? और मैम जो ये प्रैक्टिस में डिसरप्शन है, ये डिसरप्शन किसके लिए बात कर रहा है, मतलब किस चीज के डिसरप्शन डिसरप्शन की यानी बात कर रहा कि डिसरप्ट यानी कि खत्म कर देना, तोड़ देना। तो ये बोलना चाहता है कि आपको अवॉइड करना है डिसरप्शन। जैसे कि आप एक तो ये है कि कोहर्जन मेथड लगाएं, राइट, और चेंज ले आएं, डिसरप्शन में आ जाएगा कि आप किसी को गलत तरीके से कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं। तो चेंज लेके आना, आराम से लेके आए, डिसरप्शन ना करें, यानी कि नेगेटिव चीजें कोई ना करें जिससे कि एकदम से चीजें चेंज हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, ऐसा कुछ ना करें। है। मैम अगर मैनेजमेंट चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो पहले एक पॉइंट था कि उनको बाहर निकालें, हाँ, खत्म तो कर ये देंगे। डिसरप्शन नहीं है। डिस्ट्रप्शन मीन्स बाकी लोगों के साथ डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए। बाकी मतलब बाकी एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, समझ रहे हो? अब मान लो मैं तुम्हें कल से बोलूं कि तुम्हें यहाँ पे क्लास करने ऐसे नहीं आना, तुम्हें दूसरी जगह से आना है, तो और वो भी ट्रेनिंग भी ना दूं, तकलीफ नहीं होगी? तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी ठीक है? बाकी फिर भी हम एक बारी मेगा रिवीजन करेंगे और एक बारी रिवाइज करा दूंगी आपको तभी। चलिए तो आगे चलते हैं। द लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास विच इज बेकार का टॉपिक। बेकार का टॉपिक, कतई एग्जाम के लिए बेकार का टॉपिक, बट 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 बेकार क्यों है ये जानना बहुत जरूरी है। बेकार इसलिए कि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टॉपिक था ना, ये लास्ट जो आपका अटेम्प्ट था ना ESNSM वाला, उस वाले अटेम्प्ट में ना ये ऐड हुआ था टॉपिक, ठीक है, और फिर पूछ भी लिया गया। तो मतलब आया, पूछ लिया, गया, खत्म है बेसिकली।
बट न्यू सिलेबस में भी रखा गया है इसको, तो क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, इसलिए क्वेश्चन नहीं आएगा कम से कम 1-2 साल तक, तो आराम से चिल मारो, बट पढ़ाई कर लेनी चाहिए एटलीस्ट, पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है क्या नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है बेटा, टॉपिक का नाम है देखिए प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 टाइप की प्लानिंग दिख रही है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। इजी भाषा में बोलो तो आप ये मान के चलो कि एक तो स्ट्रेटेजी की प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो स्ट्रेटेजी की प्लानिंग होती है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और एक ऑपरेशंस की प्लानिंग होती है ऑपरेशनल प्लानिंग, है ना। स्ट्रेटेजी की प्लानिंग नॉर्मली कौन करता है, अपर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल, और ऑपरेशन की प्लानिंग कौन करेगा, ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल कौन सा होता है, सबसे नीचे वाला लेवल। तो 2 तरीके की प्लानिंग हुई, सब लोग अपनी अपनी प्लानिंग तो करेंगे ही ना, समझ रहे हो। तो जो ऊपर वाले लोग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको बोलेंगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और जो काम करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं यानी कि ऑपरेशंस प्लानिंग, जैसे मैं हूं, मैं स्ट्रेटेजी बिल्ड करती हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। देन मैं टीम्स उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान करती है कि अच्छा मैम ने ये बताया कि ये स्ट्रेटजी है, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा। तो बताओ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब हुआ स्ट्रेटजीज की प्लानिंग, राइट। मैंने कहा हम जो है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, कौन प्लान करेगा, मैं, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। और उसके बाद में मैंने कहा कॉस्ट लीडरशिप लगानी है, ओके, यानी कि माल सस्ते पे बेचना है और इसके लिए माल सस्ते पे बनाना पड़ेगा। तो अब नीचे वाले लेवल्स जो होंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, वो क्या कहेंगे, मैडम ने बोला है सस्ते से सस्ता करना है, कोई बात क्वालिटी की नहीं है, कुछ नहीं, सस्ते सस्ता, हैंडमेड नोट्स कतई बिल्कुल निकाल दो 100 रुपए में, कतई एकदम पेज ऐसे भले ही हो कि हाथ में लेते बुक की बाइंडिंग खराब हो जाए, पेज ऐसे हो कि वो न्यूज़पेपर वाला पेज लगाओ भाई, लगा लगा, बस कॉस्ट लीडरशिप करके खत्म करो, समझे मेरी बात। तो वो लोग भी इस काम को करने के लिए क्या करेंगे, ऑपरेशंस की प्लानिंग करेंगे। 2 टॉपिक समझ में आए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग, बस आपको इसमें यही याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ नहीं पढ़ना, ओके। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक जो कि छुटकू सही है, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट। ये टॉपिक है, इतू सा है, सुनना ध्यान से, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट। समझो मेरी बात, आपको पता है कि आपकी स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, बिकॉज एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो एक अनसर्टेनिटी है एनवायरनमेंट के अंदर कि पता नहीं कब क्या हो जाए, ये तो हमारी एक लिमिटेशन भी है, C⁴। एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, समझना मुश्किल है उसके अकॉर्डिंग, बट उसका फर्क किस पे पड़ता है, स्ट्रेटजी पे भी पड़ता है। तो वो कह रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, इसीलिए स्ट्रेटजी को भी लेके अनसर्टेन है। आपको पता है कि आपको नहीं पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, अनसर्टेनिटी है, इसीलिए तो आपकी स्ट्रेटजी एग्जैक्ट सेम नहीं बन सकती, अग्री करते हो, है ना। बट अगर ऐसा है तो मैम आपके पास कोई उपाय है, आप तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की गुरु हो, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पता कि कौन से आने वाले हैं, बट फिर भी मैम आप हमारी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टॉपिक पढ़ाती हूँ, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी एंड हाउ टू डील विद इट। बात समझ में आई, यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बेटा, अनसर्टेन को सर्टेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ बोलो, अनसर्टेन को सर्टेन करना पड़ेगा। चलो फिर मैंने बच्चों को बोला टेंशन मत लो, रुको रुको, मैं तुम्हारी अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी में चेंज करती हूँ, रुको रुको, तुम्हें तो एक आधा अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है, तो 10 साल से पढ़ा रही हूँ। ओ तो मैम इससे आप कैसे करोगे, मैं रुको मैं आपको बताती हूँ, देखो आई से ना ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता है, आरटीपी में से ऐसा पूछता है, एमटीपी में से पूछता है, इस टाइप के पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, ये है। तो ये मैंने आपके लिए ड्राफ्ट कर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, अब आप इसको प्रिपेयर करने की स्ट्रेटजी बनाओ। तो जो इसमें मैंने ए कैटेगरी में रखा है उसको आप लिख के देख लेना, बी वाले अच्छे से याद कर लेना, और सी वाले सिर्फ रीड करके चले जाना। तो क्या किया मैंने, अनसर्टेन को सर्टेन करने की कोशिश करी, बोलो हाँ कि ना, अनसर्टेन को सर्टेन किया, बोलो सोनाली मैम ने, बोलो कैसे किया, अपने एक्सपीरियंस से, अपने नो हाउ से आप क्या कर सकते हो, चीजों को अनसर्टेन से सर्टेन कर सकते हो। तो देखो क्या बोला उसने, रीड करना जरा शालिनी, फर्स्ट लाइन क्या बोली है उसने, जरा रीड करो। Strategic uncertainty refers to the unpredictability of future events and circumstances. यानी कि अनसर्टेनिटी का मतलब है जो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, जो हम सोच ही नहीं सकते, पता ही नहीं मैडम क्या करें, इवेंट्स के बारे में भी नहीं सोच सकते, पता नहीं मैडम एग्जाम मई में ही होगा क्या, जून में होगा क्या, पता नहीं,
हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, फ्यूचर का इवेंट है, फ्यूचर का सर्कमस्टांसेस है, बट इससे हमारे 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 इवेंट्स बाहर के, बट हमारे गोल्स और स्ट्रेटजी पे क्या पड़ रहा है बेटा, फर्क पड़ रहा है। पड़ता ही है ना, हम स्ट्रेटजी से अकॉर्डिंग बनाते हैं। मैम अगर मैं आपको बोल दूं कि आपके एग्जाम जून में होंगे, साफ साफ बोल दूं, तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। और अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं आपके एग्जाम मई में जैसे होने थे वैसे ही होंगे, तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी कि नहीं होगी, राइट। तो बाहर की प्रिडिक्शंस जो होती है हमारी स्ट्रेटजी पे क्या डालती है बेटा, असर डालती हैं। तो आप क्या करेंगे, आगे रीड करो मेरे प्यारे बच्ची। It can be driven by factors such as changes in the market, technology, competition, regulations, and other external होल्ड, factors. यानी कि बेसिकली चेंजेस कहाँ पर आ रहे हैं, बाहर, और इनकी वजह से फर्क किस पे पड़ रहा है, हमारी स्ट्रेटजी पे। तो अब वो आगे बताएगा कि इससे डील कैसे करें। Dealing with the strategy uncertainty can be challenging, and organization need to have this flexibility. होल्ड, Resi- फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लो आप अगर आपकी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल नहीं है, अगर आप कह रहे हैं भाई मैडम ने जो पढ़ाया था ठीक है, बट आज मैम कह रही कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं मान रहा, आप फ्लेक्सिबल ही नहीं हो। मान लो मैं एग्जाम टाइम पे आपको बोलूं बेटा मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है एज पर दी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, बट मुझे आज लग रहा है कि प्रिडिक्शन है मेरी, तो आपको कर लेना चाहिए ना। यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सेप्ट द चेंज, राइट। तो सबसे पहला क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा resilience, रेजिलियंस, आगे एंड एजिलिटी टू बी क्विकली रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस, यानी कि आपको क्विकली अडाप्ट कर लेना चाहिए। ओके अब आगे देखो, यही पॉइंट नीचे दे रखे हैं, तो हम इनको नीचे से करेंगे यहाँ पर। आइए, पहला पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी जो मैं कवर करा चुकी हूँ, दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आपको प्रिडिक्शन नहीं हो रही है आपके बिजनेस की, तो भैया मत करो सीए, छोड़ दो, कुछ और कर लो। नहीं पता अगर आपको कुछ भी, टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ और कर लो। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में समझ में नहीं आ रहा, उसकी मार्केट समझ में नहीं आ रही है, कुछ ज्यादा ही अनसर्टेन है, डाइवर्सिफाई कर लो, राइट। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया आजकल आईसीआई का सिनेरियो है कि वो क्वेश्चन एमटीपी और आरटीपी से बहुत पूछता है, 2 साल के आरटीपी और एमटीपी करके जाना। तो ये क्या है, सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या करो, प्लान करो। नेक्स्ट, बिल्डिंग द रेजिलियंस। यहाँ पे रेजिलियंस वर्ड है, रेजिलियंस समझो क्या होता है, समझो रेजिलियंस क्या होता है। जैसे रेजिलियंस जैसे 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 कैसे समझाऊं मैं आपको, हम नेटवर्किंग में पढ़ाते हैं एक्चुअली, इंटरनेट नेट पे लगता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि इंटरनेट कभी कभी स्लो डाउन हो जाता है, वीक हो जाता है, चलता नहीं है ना, क्योंकि कोई एरर आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो रेजिलियंस का मतलब होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है उससे आप वापस कैसे खड़े होते हो, बिल्डिंग द रेजिलियंस। वापस खड़ा करने को बोलते हैं रेजिलियंस, यानी कि उस चीज से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। रेजिलियंस का मतलब होता है बिल्ड, मतलब उसको वापस से सही करना। मान लो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में, ठीक है, तो एक तो ये है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए, भैया क्या करें गाड़ी खराब हो गई, और दूसरा क्या है, रेजिलियंस करना। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है कि आप उसको वापस ब्रिंग बैक करके लेके आते हैं, प्रत्युष बाउंस बैक, हाँ वापस बाउंस बैक कर रहे हैं। तो अगर मान लो आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई, बट अगर प्रिडिक्शन आपने कर दिया, कोई चीज आ रही है नहीं, तो आप उसको वापस से फ्रेम करने की कोशिश करें, रिजिट ना रहे। ओके, और लास्ट इज कोलैबोरेशंस एंड द पार्टनरशिप्स। क्या कर सकते हो, लोगों से कोलैब कर सकते हो, ताकि जो है आपको जितना कोलैबोरेशन रखोगे, जितने पार्टनरशिप्स रखोगे, उतनी आपको ज्यादा नॉलेज होगी। जैसे मुझे पता है कि जब मैं कोलैबोरेट करके रखती हूँ, जैसे मान लो मैंने टेलीग्राम चैनल वाले के साथ कोलैबोरेशन कर रखी है, ठीक है, तो मुझे पता है वो मुझे अपडेट देता रहता है कि मैडम आरटीपी आ गई, टेलीग्राम वाला बताता है मेरे को आरटीपी आ गई, क्योंकि मैं उससे बाद में अपडेट होती हूँ, वो पहले अपडेट रहता है। ओके, सो कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप से आप अनसर्टेन को क्या कर सकते हैं, सर्टेन कर सकते। आपने मेरे साथ पार्टनरशिप करी है ना, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी थी खाली, फिर आपने मुझसे पार्टनरशिप करी, राइट। चीजों को अनसर्टेन से क्या लेके आए, सर्टेन लेके आए। अग्री करते हो कि नहीं करते हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे को आपको बस ये समझाना था कि स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो अनसर्टेनिटी क्या होती है, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये कौन से इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टिल अगर आप AS4 तरह से समझा रहे हो, एएस 4
हाँ, एक तरीके से कॉन्टिजेंसीज की मैम उसकी वही वाला है बात चल रही है, हाँ ऑलमोस्ट वही चीज चल रही है, तो हम उसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में लेके आ रहे हैं। तो अगर हम टर्न अराउंड पढ़ सकते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं। यस ओके, चलो, तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। तो आपने प्लानिंग को एकदम हल्के में लेना है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टॉपिक को हल्के में लेना है, ये जो टॉपिक पढ़ा है ये भी हल्के में लेना है। भारी में क्या लेना है? भारी में जो उससे पहले पढ़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो लेना है, ठीक है। ओके, चलो अब क्वेश्चन पूछ लो। एक क्वेश्चन तो जवाब तो दे दोगे मेरे को? पूछूं? यस मैम डन। एक ही ऐसा आया है, बाकी का नो आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, ओके, पूछ। तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो, चलो मैं पूछ ही लेती हूँ फिर। क्या कर रहे हैं? अरे बात तो माननी पड़ेगी। तो क्वेश्चन कर लेते हैं ये वाला, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे तो लगता है। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। नहीं? तदन 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 तदन। छोड़ तो गया था मैंने, कहाँ से गया भैया? कित चलिए तो, कित चलिए तो, कित चलिए, मानता है दिल ये तो मानती है तो, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तो। अरे भैया कितने चला गया? वेबसाइट ही नहीं चल रही आईसीआई वालों की यार। कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये एमबीओएस की वेबसाइट पे फिर। गलती मेरी है, कहाँ रख दिया यार? मैम मेरी खुल गई, कुछ शेयर करना है? हाँ, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 का। वेट मैम करता हूँ। बट मेरी एंड से चल जाता तो सबको दिख जाता, मतलब ऐसे। चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई चल गई। गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, वेरी गुड। तदन तदन। अब तो सबसे पहले मैं डाउनलोड करो उसे। आगे क्या स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को? हाँ ना तो बोल दो। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। आरटीपी। यस मैम। देखो ये रहा क्वेश्चन। अच्छा इस पे नहीं आया क्या? हमको क्वेश्चन नहीं दिख रहा। हाँ मैं दिखा रही हूँ अभी, सेटिंग कर रही हूँ एक सेकंड। मैं क्वेश्चन ना वही कर देती हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। आपको ऐसे कर देती हूँ। जस्ट एक सेकंड देता मेरे को, और 1 मिनट, सॉरी। ओके वी आर डन। अभी क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, सुंदर सा, इतना बड़ा वाला।
दिख गया क्वेश्चन? पढ़ो, क्या क्वेश्चन है? Why is change management crucial during digital transformation, and what are some key strategies for navigating the change effectively? ठीक है, अपन लोगों ने 2 ही टॉपिक पढ़े बेसिकली इसके, देखो, या तो इंट्रोडक्शन है, उसके अलावा बेस्ट 5 प्रैक्टिसेस है, या फिर हाउ टू मैनेज चेंज है। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो सब में लिखना ही है, राइट? तो जो फर्स्ट पार्ट है ना वो इंट्रोडक्शन का ही है कि चेंज मैनेजमेंट जो है करना जरूरी है क्या, तो हमने तो पढ़ा था जरूरी है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ये वाला जो पॉइंटर्स है, एक तो ये वाली लाइन आ जाएगी और एक ये आ जाएगा, ये पढ़ा था ना हमने कि चेंज मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए, राइट? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है, एंड व्हाट आर सम की स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग द चेंज इफेक्टिवली। अब या तो ये लगेगा प्रैक्टिस वाला, या तो ये लगेगा। अब मैंने आपसे कहा था प्रैक्टिस वाला जब तक नहीं लगेगा जब तक प्रैक्टिस वर्ड नहीं होगा। प्रैक्टिस यस वर्ड मैम। है क्वेश्चन के अंदर, बताओ मुझे रीड नो करके। नहीं है? नो मैम। बताओ फिर कौन सा लगाऊं? हाउ टू मैनेज। चेंज यानी मैनेज कि द चेंज वाला आंसर लग वुड जाएगा, बी मैनेजमेंट। ये वाला, द आंसर वुड बी ये वाला। ठीक है, अब मैं स्क्रीन पे आपके सामने आंसर लेकर आ रही हूँ ताकि आप खुद ही देख लें कि इसका आंसर क्या है। ये रहा क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द क्वेश्चन। आंसर पे चलते हैं, पटाक झटाक मटाक। ये देखो, वही आंसर है, दूसरा है, बताओ है भाई? यस मैम। अग्री करके ना, तो दिस वे यू कैन जस्ट, अच्छा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फटाफट से फर्स्ट पैराग्राफ तो कॉन्स्टेंट लिख दो, और उसके बाद देखो प्रैक्टिस वर्ड है कि प्रैक्टिस वर्ड नहीं है। तो प्रैक्टिस वर्ड है तो प्रैक्टिस वाला लिख दो, नहीं है तो ये वाला लिख दो, खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, इजी सिंपल। और इसने तो देखो दिया भी नहीं है, खाली इसने बोल दिया कि हाँ जरूरी होता है चेंज मैनेजमेंट, पर आप पूरा इंट्रोडक्शन के साथ दोगे तो आंसर कितना अच्छा लगेगा, बेहतरीन लगेगा। ओके, तो वी आर डन। मैं आपको सच्ची बताना चाहती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर डन विद द सिलेबस गाइस। फ्रूटफुली वी हैव डन, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है ये हमारी तुम्हारी, क्योंकि दोनों ने मिलके इस बैच में बहुत जान डाली है और बहुत सारी पढ़ाइयाँ करी हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट बैच ऑफ द न्यू syllabus 2024, the new syllabus, and you were the first people to enroll in the Kamyabi batch. I am so happy, so happy, so happy. And अगर आप लोग भी इस बात से सहमत है कि हाँ हमारे जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहे, बट द जर्नी माइट बी troublesome, but it's ending on a good note. We are going very happily. We must be feeling good about the syllabus, about the subject, isn't it? Okay. Thank you.